अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया तो जनता की मेहनत की कमाई को घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। ये बोल किसी गांव पंचायत के प्रधान का या किसी मोहल्ले के पार्षद का नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक इलेक्शन कैंपेन में दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रखवाले और अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है। कुछ लोग इसे मुस्लिम विरोधी स्टेटमेंट बता रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये बयान सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये दलित और पिछड़ा विरोधी बयान भी है, ये संविधान विरोधी बयान भी है। फर्दर ही सेड, अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हमारी ट्राइबल फैमिलीज का सारा गोल्ड सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस की पिछली सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश में तमाम संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। सवाल उठता है कि जिस कथित बयान का हवाला प्रधानमंत्री दे रहे हैं, क्या मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था? जवाब है नहीं। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी यही झूठा आरोप लगाया गया था और तब भी उनके इस आरोप का खंडन किया गया था, जबकि उस वक्त मनमोहन सिंह ने जो कहा था वो कुछ और ही बयान करता है। उन्होंने कहा था कि हमारी कलेक्टिव प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सबके साथ साथ SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, विमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए वेरियस प्रोग्राम भी होने चाहिए। जो स्कीम्स इन लोगों के लिए चल रही हैं, हमें उनको रिवाइव करना होगा। हमें ऐसे इनोवेटिव प्लान्स बनाने होंगे जो माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिमों को भी उस डेवलपमेंट का फायदा पहुंचाए जो डेवलपमेंट देश में हो रहा है। मनमोहन सिंह ने कभी यह नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। उन्होंने अपनी तत्कालीन सरकार की प्रायोरिटीज को बताते हुए SC, ST, विमेन, माइनॉरिटीज का जिक्र किया था और फिर उसी में मुस्लिम्स में पिछड़ेपन का उल्लेख किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन सबका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इनमें सिर्फ मुसलमानों को निकालकर हिंदू मुस्लिम संदर्भ में उसे पेश करना ईमानदारी नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक प्रधानमंत्री की इस बात से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है जो अपने देश के SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और माइनॉरिटीज के बेटरमेंट के लिए बात कर रहे हों। उसी को दिक्कत हो सकती है जो महिला विरोधी हो, जो दलित पिछड़ा विरोधी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुस्लिमों में डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा किया है। कांग्रेस के ताजा चुनावी मैनिफेस्टो में ऐसा कोई वादा नहीं है। राहुल गांधी ने देश में संपत्ति की मैपिंग यानी संपत्ति का एनालिसिस कराने और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात जरूर कही थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना के जरिए गरीब और पिछड़े समुदायों का पता लगाकर उनके बीच रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब इससे किसे डर हो सकता है? जिसके पास काला धन बहुत सारा हो, अनाप शनाप सोना चांदी हो। जो किस वर्ग के पास है, भारत में ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये स्पीच मॉडल मोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन भी तो है। यहां तक कि कई जानकारों ने उन धाराओं को भी बताया है जिनके तहत इस स्पीच को लेकर प्रधानमंत्री पर इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है। लेकिन क्या आयोग ऐसा करेगा? उसका अब तक का रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं कहता कि वो कुछ करेगा, क्योंकि इसके पहले भी प्रधानमंत्री इसी तरह की बातें चुनाव सभाओं में कह चुके हैं। मसलन 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने शमशान कब्रिस्तान का जिक्र किया था। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने उपद्रवियों की कपड़ों से पहचान करने की बात कही थी।
भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। 2023 में कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया तो मोदी ने उसे बजरंग बली पर बैन से जोड़ दिया और बजरंग बली के नाम पर वोटर्स से भाजपा को वोट देने की अपील की थी। और जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। जहां तक बात है सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों की, तो मैं बता दूं टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में 1950 में 6.18 था, जिसका मतलब है एक मां पर लगभग 6 बच्चे होते थे। यही 1980 में घटकर हो गया 4.6 और 2021 में और भी कम होकर हो गया है 1.91। इसका मतलब है एक मां के पास 2 बच्चे लगभग होंगे। आप कौन सा आंकड़ा देखकर भाषणबाजी कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये एक समुदाय के लिए हेट स्पीच से ज्यादा कुछ नहीं। इस स्पीच में न तथ्य है न ही इसका कोई आधार है। हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्टिलिटी रेट में कितना डिफरेंस है ये भी बता देते हैं। आइडियाज फॉर इंडिया में छपी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1992 से 2019 तक हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट 3.3 से घटकर 1.9 हो गई, यानी लगभग 42% की कमी हुई है। वहीं मुसलमानों में ये 4.4 से घटकर 2.4 हो गया, जो 45% से भी ज्यादा गिरावट दिखाता है। इस एक सर्वे से ये बात तो साफ हो जाती है कि बच्चे कम पैदा करने के मामले में मुस्लिम ज्यादा आगे हैं हिंदुओं से। 2011 की सेंसस का भी डेटा देखें तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू फर्टिलिटी रेट ज्यादा थी वहां मुस्लिम फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा थी, और जहां हिंदू फर्टिलिटी रेट कम था वहां मुस्लिम फर्टिलिटी रेट भी कम ही था। इससे साफ जाहिर है ये कोई रिलीजन नहीं है जो पॉपुलेशन को या फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। लेकिन फिर भी श्री मोदी अपने हर भाषण में हिंदू मुस्लिम करके मॉडल मोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिर्फ वही क्यों, भाजपा का हर स्टार प्रचारक ऐसा ही कर रहा है। हर कीमत पर अब ये लड़ाई 400 से पार से कैसे भी 200 पहुंचने में तब्दील हो गई है। तभी तो प्रधानमंत्री ने अभी से ऐसी पॉसिबिलिटीज को जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है जो अपोजिशन के सत्ता में आने के बाद लागू कर दी जाएंगी। चुनाव आयोग नींद की गोली खाकर सोया पड़ा है। उसकी नींद तब टूटती है जब इंडिया अलायंस का कोई सदस्य किसी के लिए पनौती या जेब कतरा शब्द का इस्तेमाल कर दे। हाल ही में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को नोटिस भेजा कि अपनी पार्टी के थीम सॉन्ग से राम का नाम हटवा लीजिए। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी कोई भी नोटिस भाजपा के किसी नेता को नहीं भेजा गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कैसे आम हो गया है ये जानने के लिए आप मेरी एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। आपने इस पूरे चुनावी कैंपेन में किसी भाजपा के नेता के मुंह से सुना कि हमने इतने रोजगार दिए हैं, हमने इतनी महंगाई कम कर दी, हमने इतने अस्पताल स्कूल बनवाए हैं, हमें वोट देना? पिछले 5 सालों की अपनी कामयाबियों के नाम पर भाजपा के मैनिफेस्टो में धारा 370 सीएए को लागू करने जैसी कारगुजारियों को गिनाते हुए आने वाले दिनों में यूनियन सिविल कोड को लागू करने और वन नेशन वन इलेक्शन का काला कानून लाने का वादा इस तानाशाही के रास्ते को तय करने का ऐलान है। ये कर्नाटका में किसी भाजपा नेता द्वारा कही गई संविधान बदलने की बात को दूसरी तरीके से कहने का काम है बस। मोदी की गारंटी नाम के इस सो कॉल्ड मैनिफेस्टो में लिखी गई ज्यादातर बातें इतनी दिखावटी और भुरभुरी हैं कि उनमें किसी सार को ढूंढना देसी कहावत में कहें तो रेगिस्तान में चौमासा नदी या लोमड़ी की मांद में सदाचरण की किताबें ढूंढने जैसा होगा। मोदी की गारंटी वाले इस पुलिंदे में चूना, कलई और डिस्टेम्पर पोत कर जर्जर ढहती दीवार को सजाते समय अपनी भक्त मिडिल क्लास की कुंठाओं को सहलाने का खास ध्यान रखा गया है। ये वही मिडिल क्लास जिसके घर में पढ़े लिखे बेरोजगार बेटे बेटियों के रूप में जीते जागते ह्यूमन बॉम्ब रखे हुए हैं। उन्हें न जाने किस किस तरह के हब बनाने की बांसुरी सुनाकर सम्मोहित करके पोलिंग बूथ तक खींच कर लाने के तरीके आजमाए जा रहे हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो में न तो महिलाओं का कहीं जिक्र न पुरानी पेंशन का। जाति जनगणना तो ये कभी करा ही नहीं सकते क्योंकि इनकी पूरी राजनीति ही जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। अल्पमत का बहुमत पर राज करने से चलती है।
सही भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मेहनत की कमाई को SC, ST, OBC को दे दिया जाना सरासर गलत है। देश के पैसों को तो अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे लालाओं को दे देना चाहिए। यूथ की नौकरी छीनकर सेना में अग्निवीर लाकर बहुजनों की हकमारी करके जो पैसा बचे उसे कॉरपोरेट के हवाले कर देना चाहिए। इससे देश तरक्की करेगा। हंगर इंडेक्स से लेकर डेमोक्रेसी इंडेक्स में जब तक देश सबसे नीचे नहीं पहुंच जाएगा, इनको देश की तरक्की नजर नहीं आएगी। जब तक संविधान की जगह मनुस्मृति लागू नहीं होगी, तब तक देश सही दिशा में चल ही नहीं सकता। 18वीं लोकसभा के चुनाव में लिबरल डेमोक्रेसी का फ्यूचर दांव पर लगा हुआ महसूस होता है। इस सिलसिले में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर रह गया है? कमेंट करके बताइए और वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो शेयर कर दीजिए। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी स्पेशल टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिख दें या सीधे X पर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत।